मेरा नाम साधना है। पिछले 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मैं इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मुझ जैसी लड़कियों की शादियां नहीं होती। मैं बेजुबान थी। मैं बचपन से ही ऐसी नहीं थी। जब मैं 9 साल की थी तब मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल मेरे पापा सरकारी कर्मचारी थे। उनके दफ्तर के ही कुछ लोगों ने मिलकर उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने रिश्वत ली है। रिश्वतखोरी के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इस बीच उनकी बहुत बदनामी हुई थी। लोग उन्हें रिश्वतखोर कहने लगे थे। उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं। पापा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। हम भी अपने पापा से इतना प्यार करते थे कि हमेशा हमने अपने पापा का कहना माना था। कभी उनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं किया था। हमारा छोटा सा परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पापा ने ऑफिस में कुछ लोगों को रिश्वत लेते हुए देख लिया था और वो उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे। जब उल्टा उन लोगों ने ही मेरे पापा को रिश्वतखोरी के जुर्म में अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट होने की वजह से पापा की बहुत बदनामी हुई थी। पापा के एक दोस्त बहुत अमीर थे जो उन दिनों अपने काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। जब वो वहां से आए तो उन्हें पता चला कि उनके जिगरी दोस्त के साथ ये सब कुछ हो गया। उन्होंने मेरे पापा की मदद करने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे पापा को जेल से रिहा करवा दिया था। पापा उनके बहुत आभारी हो गए थे। उनका नाम भास्कर अंकल था। वो हमें भी बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह चाहते थे। मेरे पापा जेल से छूट गए थे और घर आ गए थे, मगर आसपास के लोग उनकी बहुत इंसल्ट कर रहे थे। ये सब मेरे पापा से बर्दाश्त न हो सका। रात का समय था जब पापा अपने कमरे में बैठे हुए बुरी तरह से रो रहे थे। मम्मी मेरी छोटी बहन को लेकर उसके कमरे में सो रही थी और उस रात मैं अपने पापा के पास थी जब मेरे पापा ने मुझे सोने के लिए कहा था। मुझे शुरू से ही अपने पापा से बहुत लगाव था, इसलिए मैं ज्यादातर अपने पापा के साथ ही रहती थी। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा सो जाओ, काफी रात हो गई है, सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। पापा की बात पर मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। पापा को लगा था कि उनकी बेटी सो गई है, मगर मैं तो जाग रही थी। जब अपने पापा के रोने की और सिसकियों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी तो मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। भला मेरे पापा इतने परेशान थे, इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे, तो मैं कैसे सो सकती थी। उस समय भले ही मेरी उम्र कम थी, मगर मैं बहुत समझदार थी। पापा ने इस समय कमरे का दरवाजा बंद किया और वो रस्सी को पंखे से बांधने लगे। उस समय मेरी समझ नहीं आई थी कि पापा क्या कर रहे हैं। उसके बाद पापा ने रस्सी का फंदा बनाकर अपने गले में लटका लिया और इस तरह पापा ने रस्सी पर झूलकर अपनी जान दे दी थी। जब मैंने अपने पापा को मृत हालत में देखा तो मेरी एक जोरदार चीख निकली थी। मेरी चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि मेरे दिल को एक गहरा सदमा लगा था और मेरी आवाज भी उसी समय जा चुकी थी। जुबान होते हुए भी मैं पूरी बेजुबान हो गई थी। काफी दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही थी। मुझे बुखार आ गया था। आखिर इतने कम उम्र में अपने पिता की मौत जब कोई बच्चा अपनी आंखों से देख ले तो उसके दिल पर क्या सदमा बैठ सकता है, ये तो आप लोग अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। अपने पापा की आंखें मैंने अपनी आंखों के सामने बंद होते हुए देखी थी। ये सब मैं बर्दाश्त न कर सकी और अपनी आवाज गवा बैठी थी। मम्मी और मेरी बहन पापा की मौत पर बहुत रोई थी, जबकि मुझे पापा की मौत पर रोना नहीं आया था। मेरी आंखों के आंसू तो जैसे खुश्क हो गए थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पापा की मौत के उस नज़ारे के अलावा आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ना तो मेरी जुबान से शब्द निकल रहे थे और ना ही मेरे चेहरे पर किसी तरह के एक्सप्रेशन आ रहे थे। मैं गुमसुम सी हो गई थी। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मेरे घर वालों को पूरी बात बता दी गई थी। ये सदमा सिर्फ मेरे दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी लगा था और मैं धीरे धीरे अपने दिमाग से भी कमज़ोर होती गई थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। मैं काफ़ी हद तक रिकवर हो गई थी। मेरे इलाज का सारा खर्चा भास्कर अंकल ने उठाया था, क्योंकि पापा के जाने के बाद तो हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। ये तो अच्छा था कि मेरी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मेरा इलाज करवाने की भी काफ़ी कोशिश की थी कि मेरी आवाज़ वापस आ जाए, मगर मेरी आवाज़ वापस न आ सकी थी और काफ़ी वक्त इसी तरह से गुजर गया था। फिर हम दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। मैं बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेरी आवाज़ ना होने की वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे।
मम्मी चाहती थी कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि मम्मी ने पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों की परवरिश बड़ी मुश्किल से की थी। अब वो चाहती थी कि हम दोनों बहनें अपनी ससुराल जाकर सुखी रह सकें। लेकिन लोग कहते थे कि तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता लगना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए तुम अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दो, ताकि बड़ी के चक्कर में छोटी की उम्र ना निकल जाए। मैं बहुत सीधी और भोली भाली थी, लोगों की बातें मुस्कुराकर सुन लिया करती थी और जितना हो सके लोगों की बातों को इग्नोर किया करती थी। मेरी छोटी बहन किसी की भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर उसके सामने उसे कोई कुछ गलत बोलता तो वो उसके मुंह पर ही जवाब दिया करती थी। फिर एक दिन उसके लिए रिश्ता आया। मम्मी की तो शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि पहले उनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि अगर उन्होंने छोटी बेटी की शादी पहले कर दी तो उनकी बड़ी बेटी के अंदर और ज़्यादा कमियां निकलने लगेंगी, उसकी शादी में और ज़्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। मगर अब क्या कर सकते थे। लड़के वाले बहुत जिद कर रहे थे कि उन्हें मेरी छोटी बहन कल्पना पसंद आ गई है और वो लोग बिना दान दहेज के शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं इशारों में बातें कर लिया करती थी। जब मैंने देखा कि मेरी मम्मी मेरी वजह से परेशान हो रही है तो मैंने उनको इशारों से कहा था कि आप मेरी फिक्र मत करो, मैं आपके साथ रहूंगी। आप कल्पना की शादी कर दो, वो अपने ससुराल की हो जाएगी। आखिर कब तक मेरी वजह से मेरी छोटी बहन घर बैठी रहेगी। मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया था और कहा था कि तुम देखना, एक दिन तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा। जैसे तैसे मेरे समझाने पर मम्मी ने लड़के वालों से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी बहन को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। इस तरह उसकी शादी हो गई और वो विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। मेरी बहन अपनी ससुराल में बहुत खुश रह रही थी। मम्मी उसकी तरफ से बहुत बेफिक्र थी। काफ़ी वक्त इसी तरह से गुजर गया, जब एक दिन भास्कर अंकल हमारे घर आए और उन्होंने मम्मी से मेरे भी रिश्ते की बात की थी। भास्कर अंकल कहते थे कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बना लेता, मगर भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं। मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन साधना के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। मम्मी ये बात सुनकर खुश हो गई थी, मगर फिर उनका मन उदास हो गया था। उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में नहीं करूंगी जहां पर ज़बरदस्ती मेरी बेटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। मैं चाहती हूं कि जैसे नॉर्मल लड़की अपने ससुराल में रहती हैं, इस तरह से मेरी बेटी भी रहे। ऐसा ना हो कि लड़के वाले मेरी बेटी की हालत देखकर बार बार हमें जताएं कि उन्होंने हमारी बेटी को एक्सेप्ट करके हम पर कोई एहसान किया है। मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। भास्कर अंकल कहने लगे कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मगर उसकी भी एक टांग में पोलियो है। वो 2 भाई हैं, सिर्फ लड़की की माँ है, पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं। लड़के का अपना मेडिकल स्टोर है। मुझे उम्मीद है वहाँ पर हमारी साधना बहुत खुश रहेगी। आखिर हमारी साधना में कमी है तो उनके बेटे में भी कमी है। वहाँ पर साधना का जोड़ अच्छा रहेगा। आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। ये बात सुनकर मम्मी ने कहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे एक बार साधना से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी बेटी जन्म से बेजुबान नहीं है। अपने पिता की मौत का सदमा उसने अपने दिल पर इतना गहरा ले लिया कि वो इस दिन के बाद से कभी दोबारा बोल ही नहीं पाई। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे और नॉर्मल इंसान से हो, मगर क्या कर सकते हैं। शायद भगवान को यही मंजूर है। जिस तरह मेरी बेटी के अंदर कमी आ गई है, उसको भी कोई ऐसा ही पति मिलेगा। भास्कर अंकल ने कहा कि भाभी जी, लड़का बहुत अच्छा कमाता है, इतना कमा लेता है कि आपकी बेटी को ईमानदारी और मेहनत की कमाई से बहुत खुश रखेगा। मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। हम लड़के को देख लेते हैं और उसके घर परिवार से मिल लेते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे, मगर उससे पहले मैं अपनी बेटी से उसकी राय जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि हाँ, आप अपनी बेटी से आराम से पूछ लीजिए और फिर मुझे बता देना। मम्मी ने जब मुझसे इस बारे में बात की तो मैंने दिमाग लगाकर सोचा था कि आखिर मैं कब तक अपनी मम्मी को इस तरह से तंग करती रहूंगी। वो चाहती हैं कि वो मेरी शादी कर दें और मैं अपनी ससुराल में खुश रहूं, इसीलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरी शादी वैसे भी कहीं और नहीं होनी है। अगर मेरा भाग्य इसी लड़की के साथ जुड़ा होगा तो यहीं से ही मेरी शादी हो जाएगी। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मम्मी बहुत खुश हो गई थी। जब वो लड़के से मिली तो उन्हें उसको देखकर बेहद अफसोस हुआ था, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। एक टांग से लाचार होते हुए भी वो बहुत मेहनत करता था। इस तरह मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का हो गया था
और मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि जब मुझे मेरी सास देखने के लिए आई थी तो उन्होंने मुझे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताया था और उसकी फ़ोटो भी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम हमारे घर में बहुत खुश रहोगी, मैं तुम्हें बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगी। और फिर मेरी शादी पंकज के साथ हो गई थी। मुझे पंकज पसंद आया था, उसने भी मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी और मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरने लगी थी। कब मेरी शादी को 1 साल गुजर गया पता ही नहीं चला। मेरा एक छोटा देवर भी था। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया था। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी बहू नहीं समझा था, बल्कि हमेशा बेटियों की तरह ही ट्रीट किया था। क्योंकि मेरी सास की कोई बेटी नहीं थी, मेरा ससुराल छोटा सा था। 2 कमरों का घर था। एक कमरे में मैं और मेरे पति रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में मेरी सास और देवर रहते थे। छोटा सा आंगन था। अब मेरी सास चाहती थी कि वो अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दे। मेरा देवर पूरी तरह से नॉर्मल था और अब वो भी अपने भाई के साथ मेडिकल स्टोर पर जाने लगा था। दोनों भाई मिल बांटकर काम किया करते थे और उन दोनों की कमाई से ही घर चल रहा था। मेरे पति और सास ने मुझे कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। मैं घर के सारे काम करती थी, अपनी सास को कभी कुछ नहीं करने देती थी। मेरी सास ने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की तलाश करनी शुरू कर दी थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। वो ज़्यादातर अब बीमार रहती थी और अपने कमरे में ही रहती थी। वो चाहती थी कि उनके छोटे बेटे की पत्नी भी उनकी बड़ी बहू की तरह हो, जो घर को अच्छी तरह से संभाल ले और घर में निभाने वाली हो। फिर एक दिन मेरी सास को पड़ोस की ही एक औरत ने मेरे देवर प्रतीक के लिए एक लड़की बताई थी। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आई, तो इस तरह उसका रिश्ता मेरे देवर के साथ पक्का हो गया था। और फिर मेरे देवर की भी शादी हो गई थी और मेरी सास जिस कमरे में वो अपने बेटे के साथ रहती थी, अब उन्होंने बाहर आंगन में अपनी चारपाई डाल ली थी और उस कमरे में अब उनके छोटे बहू बेटे रहने लगे थे। मेरे पति को ये बात पसंद नहीं आई थी कि उनकी माँ आंगन में रहे, इसलिए उन्होंने मेरी सास से मेरे कमरे में रहने के लिए कहा था। मुझे भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मेरी सास मेरी माँ समान थी, वो हमारे कमरे में रह सकती थी। मेरी सास अब पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, क्योंकि मेरी देवरानी का बिहेवियर बहुत ख़राब था। वो घर का कोई काम काज नहीं करती थी और ना ही घर में किसी से ढंग से बात करती थी। उन दिनों दोनों भाई मेडिकल स्टोर पर गए हुए थे। जब मैं अपनी मम्मी से मिलकर ससुराल वापस आई थी, उस समय लगभग रात के 7 बज रहे थे। मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरी देवरानी के कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी, जबकि मेरी सास मेरे कमरे में थी। मुझे लगा कि शायद उसका भाई आया होगा, इसीलिए मैं किचन में आ गई। मेरी देवरानी तो अपनी मर्जी से ही किचन में जाती थी। मैं उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखती थी, इसलिए उसके आए मेहमान के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई। चाय बनाने के बाद मैं जैसे ही उसके कमरे की तरफ गई और मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया, तो उसने झट से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कहने लगी कि क्या चाहिए। उसने जैसे ही मेरे हाथ में नाश्ते की ट्रे देखी तो कहने लगी, ये भी कोई टाइम है चाय पीने का, क्यों लेकर आई हो। मैंने उसे इशारे से कहा कि तुम्हारे कमरे में कोई मेहमान बैठा है, उसके लिए लाई हूँ। तो वो कहने लगी कि मेरे कमरे में तो कोई भी मेहमान नहीं है। ये कहकर उसने मुझे दोबारा से जाने के लिए कहा। मैं खामोशी से किचन में आ गई थी और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, जब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी देवरानी के कमरे से निकलकर कोई घर के दरवाजे की तरफ गया है। मैं जैसे ही किचन से बाहर देखने के लिए निकली तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी झट से मेरे सामने आ गई और कहने लगी, तुम क्या हमेशा मेरे कमरे की ताका झांकी करती रहती हो, अपने काम पर ध्यान दिया करो। ये सब बड़ा ही अजीब था, क्योंकि सारा दिन इस घर में मैं और मेरी सास ही रहती थी, लेकिन जब से मेरी देवरानी आई थी घर का माहौल बहुत बदला बदला सा होने लगा था। मेरी देवरानी के पास मोबाइल भी था, क्योंकि मेरे देवर ने उसे शादी के कुछ दिनों के बाद ही मोबाइल लेकर दे दिया था। मोबाइल तो मेरे पति ने भी मुझे लेकर दिया था, लेकिन मैंने अपने पति से इनकार कर दिया था। उसे अपने इशारों से समझा दिया था कि मोबाइल फ़ोन पर बात करने के लिए होता है, मैं तो डायरेक्टली इंसान से बात नहीं कर सकती, तो फ़ोन पर क्या बात करूंगी, इसलिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मगर अब धीरे धीरे मेरी देवरानी के अंदर बहुत बदलाव आ चुका था। अभी उसकी शादी को 4 महीने ही हुए थे। वो मुझे और मेरी सास को बहुत तंग करती थी। हम दोनों सास बहू पर इल्ज़ाम लगाती थी। अपने पति से हम दोनों की शिकायत करती रहती कि ये दोनों सास बहू मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें नुक्स निकालती हैं, मुझे टाइम पर खाना नहीं देती, हमेशा मुझे ताने देती रहती हैं, जबकि वो कोई काम करती ही नहीं थी।
मेरा देवर भी बहुत कच्चे कानों का था, इसीलिए अपनी पत्नी की बातों में आसानी से आ जाया करता था। लेकिन अपनी शादी के कुछ दिनों तक मेरे देवर ने अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर किया था। मगर जब उसकी पत्नी रोज रोज उससे यही बातें करती थी तो वो अब अपनी माँ और भाभी को बुरा समझने लगा था। मेरा पति तो ज्यादातर अपने मेडिकल पर ही होता था, इसलिए घर के मामलात के बारे में उसे ज्यादा पता नहीं होता था। मगर देवर अब बहुत ज्यादा समझदार हो गया था। वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के कब्जे में आ गया था। मेरी सास दिन रात रोती रहती थी, कहती थी कि ये न जाने कैसी बहू मैं अपने घर में ले आई हूँ, जिसने मेरे पूरे घर के माहौल को बदल कर रख दिया। हमेशा हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैं तो अपनी देवरानी को कोई जवाब दे ही नहीं सकती थी, लेकिन मेरे बदले का जवाब मेरी सास दिया करती थी। ज्यादातर लड़ाई मेरी देवरानी की मेरी सास से ही होती थी। मैं ये बात जानती थी कि मेरी देवरानी की हर बात गलत होती है, मगर फिर भी मैं अपनी सास को समझा बुझाकर शांत कर दिया करती थी। अब तो मेरी देवरानी घर से अलग रहने का कहती थी, जबकि मेरा देवर दूसरे घर में लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि इतनी महंगाई के ज़माने में वो अपना अलग घर कैसे बना सकता था, और ना ही वो किराए पर जा सकता था। इसलिए अब उन दोनों पति पत्नी के बीच में ही दिन रात झगड़े होने लगे थे। एक दिन तो मेरा देवर तंग आकर अपने कमरे से बाहर निकला और मेरी सास के पास बैठ गया। उनसे कहने लगा कि आप दोनों सास बहू खुद ही तो पसंद करके लाई हो ना, मेरी पत्नी को मेरे लिए, तो फिर क्यों इसके पीछे पड़ गई हो? मेरी शादी करवाई है तो मुझे सुकून से रहने दो। मैं जब जब घर के अंदर आता हूँ तो ये रो रही होती है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। मैं इसको अपना घर बसाने के लिए लाया हूँ, तुम लोगों के कामों के लिए तो नहीं लाया हूँ ना। और वैसे भी घर का कामकाज करने के लिए भाभी तो है ना, तो फिर घर का सारा लोड आपने मेरी पत्नी के ऊपर क्यों डाल रखा है? वो घर के सारे काम करते करते थक जाती है, जबकि जिस दिन से मेरी पत्नी ने इस घर में कदम रखा है, भाभी सारा सारा दिन आराम करती रहती हैं। आपको अपनी बड़ी बहू से इतनी ही हमदर्दी है तो फिर छोटी बहू लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि बेटा, हम तुम्हारी पत्नी से कोई काम नहीं करवाते, सारा काम तुम्हारी भाभी ही करती है। उसका अपना ही मन करता है तो कुछ कर लेती है, वरना कुछ नहीं करती। और जब से तुम्हारी पत्नी इस घर में आई है तो खुद बता, तूने अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना अभी तक खाया है? तेरी भाभी ही खाना बनाती है ना। आखिर घर के काम ही कितने हैं, सारे काम साधना ही करती है। वो तेरी पत्नी से कोई काम नहीं करवाती, बल्कि ये बेचारी तो तेरी पत्नी का कमरा भी खुद ही साफ करती है। मेरा देवर कहने लगा, तो क्या मेरी पत्नी झूठ बोल रही है? मेरी सास ने कहा, ये तो तुम ही बेहतर जानते हो, या फिर तुम्हारी पत्नी जानती है। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि मेरी देवरानी भी वहां पर आ गई और उसने बात का बतंगड़ बना दिया। जो बात पहले खामोशी से हो रही थी, अब वो लड़ाई झगड़े में बदल गई। मेरे देवर ने आखिर कह ही दिया कि उसे अपने भाई के मेडिकल से आधा मेडिकल खुद लेना है, जिसे वो अलग से चला सके। अब वो अपने भाई के पास नौकरी नहीं कर सकता, अपना खुद का काम करना चाहता है। लेकिन ये सारा काम तो मेरे पति का था। उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने पास नौकरी पर रखा हुआ था, मगर उसका कहना था कि इस मेडिकल में हम दोनों की मेहनत है, इस हिसाब से मेडिकल हम दोनों भाइयों का आधा आधा हुआ। लेकिन मेरी सास ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने जब ये बात मेरे देवर को बताई तो वो आग बबूला होकर कहने लगा, तो फिर इस घर का ही बंटवारा कर दो, ये घर आधा आधा हम दोनों भाइयों का है। मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास की तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके दोनों बेटे अलग अलग हों। वो दोनों पति पत्नी तो अपने कमरे में जा चुके थे। मैं अपनी सास को संभालने की कोशिश कर रही थी, इतने में ही मेरे पति आ गए। जब उनको ये बात बताई गई तो मेरे पति को तो बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि अभी तक तो मेरे पति सारी बातों से अनजान थे। अब उनको पता चल गया था कि घर का माहौल कैसा चल रहा है। अपने भाई की ये बात सुनकर कि उसे घर का बंटवारा करना है, उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। वो काफ़ी दिनों तक अपने भाई से नहीं बोले थे। घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ चल रहा था। इसी दौरान मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। एक तो वो बेचारे पहले से ही एक टांग से लाचार थे। जब वो मेडिकल से आते समय सड़क पार कर रहे थे, उसी समय एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उनको एक ज़ोरदार टक्कर मार दी और वो नहीं बच सके। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अपने पति की मौत पर मैं बहुत रोई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी सास का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो बार बार अपने बेटे को याद करके रोती और कहती कि इस उम्र में तो मुझे चले जाना चाहिए था, मेरा बेटा क्यों मुझे छोड़कर चला गया।
अब हम दोनों सास बहू ही इस घर में एक दूसरे का सहारा बचे थे, क्योंकि मेरा देवर तो अपनी माँ को कभी पलटकर देखता भी नहीं था। मेरी मम्मी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था कि अब तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मगर मैंने मम्मी से इनकार कर दिया था। मेरी सास ने भी मम्मी से कहा था कि ये मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और मेरी बेटी को मुझसे जुदा मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इसे मेरे साथ रहने दो। जिस दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तुम इसे यहाँ से ले जाना। मम्मी चाहती थी कि वो मेरी दूसरी शादी करवा दे, मगर अब मैं शादी नहीं करना चाहती थी। शादी के 3 साल बाद ही मैं विधवा हो गई थी, और फिर मैं भी अपनी सास को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। मेरे इनकार पर मम्मी मुझे मेरी सास के पास ही छोड़कर चली गई थी। अब हमारे दिन पहले से भी ज़्यादा बुरे गुजरने लगे थे। मेरे पति के पूरे मेडिकल पर मेरे देवर ने अपना कब्जा कर लिया था, और इस घर पर भी मेरी देवरानी का ही राज चलने लगा था। एक दिन मैंने देखा था कि मेरी देवरानी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो बहुत प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रही थी, क्योंकि मैं उसके कमरे में किसी काम से गई थी। मगर जब मैंने उसके कमरे में आती हुई आवाज़ सुनी तो मैं उसके कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई थी। मुझे लगा कि वो शायद मेरे देवर से इस तरह की बातें कर रही है, मगर वो इतनी धीमी आवाज़ में और इतनी मीठी आवाज़ में बात कर रही थी कि मुझे हैरानी हुई थी। वो जब हमसे लड़ाई लड़ती थी तो उसकी आवाज़ बड़ी ही कड़क होती थी, और इस समय तो उसकी आवाज़ में बड़ी नरमी थी। उसने इधर उधर की बातें करके आखिर में उसने कुछ ऐसी बात कर दी थी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई, और मेरे दिल में 1000 सवाल उठने लगे। वो ऐसी ऐसी बातें कह रही थी जो शायद मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी बातें सुन ही ली हैं तो थोड़ी और भी सुन लेती हूँ, और फिर आखिर में फ़ोन बंद करते समय उसने कहा था कि अच्छा चलो फिर बात होगी सुशील। मैं ये सुनकर चौंक गई। आखिर ये किस सुशील से बात कर रही थी? मेरे देवर का नाम तो प्रतीक था। इसका मतलब ये था कि मेरी देवरानी जो इतनी प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रही थी वो मेरे देवर से नहीं कर रही थी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने देवर को इस बारे में बताकर ही रहूंगी, लेकिन अभी मेरे देवर के आने में बहुत टाइम था, तो ये सारी बात मैंने इशारों से सबसे पहले अपनी सास को समझा दी थी। मेरी सास कहने लगी कि बेटा, मुझे तो इस लड़की पर पहले से ही शक था, मुझे तो ये पहले से ही ठीक नहीं लगती। अब तुम देखो, मैं अपने बेटे को सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि मेरी सास भी समझ गई थी कि मेरी देवरानी किसी और से फ़ोन पर बातें कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि मेरा देवर और देवरानी बहुत ही चालाक है। अगर उन्होंने मेरी सास से सबूत मांगा तो मैं क्या सबूत दूंगी? मैंने अपनी देवरानी को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना है। मैंने इस बार अपनी सास को कह दिया था कि अभी हम इस बारे में प्रतीक से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमसे सबूत मांगेगा हमारी सच्चाई का। मैंने उनसे कहा था कि अगली बार अगर मैं ऐसी कोई हरकत भी अपनी देवरानी को करते हुए देखती हूँ तो मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी, ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। मेरी सास कहने लगी कि हाँ, तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम उस दिन दोनों सास बहू खामोश हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने फिर से देखा था कि मेरी देवरानी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं अपनी देवरानी के कमरे में झांक रही थी। मुझे अपनी देवरानी की शक्ल तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मोबाइल वाले बंदे की शक्ल साफ नज़र आ रही थी। लगता था कि मेरी देवरानी को सबको नाम से पुकारने की आदत थी। इस बार मेरी देवरानी वीडियो कॉल पर कह रही थी कि आकाश, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब ये आकाश कौन था? अब मैं चुप नहीं रह सकती थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो मेरे देवर को धोखा दे रही है, और मेरे देवर पर उसके प्यार का भूत सवार है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तभी तो उसे अपनी पत्नी की हरकतें दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे उसकी कमजोरी मेरे हाथ में आ रही थी, मगर मैं बेजुबान कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस बार मैंने ये बात अपनी सास को नहीं बताई। मेरी सास तो वैसे भी यही चाहती थी कि किसी भी तरह मेरी देवरानी इस घर से निकल जाए। वो ज़रूर भावनाओं में बह जाती, इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना था। मैंने अपने देवर के आने का इंतज़ार किया और अपनी सास के सामने अपने देवर को इशारों से ये बात समझा दी कि उसकी पत्नी गैर मर्दों से फ़ोन पर बातें करती है। मैंने उसे समझाया कि आज भी वो वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा तैयार होकर और कह रही थी कि आकाश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी बात समझकर तो मेरे देवर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी मेरी देवरानी मीनाक्षी वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि प्रतीक,
तुम अपनी गूंगी भाभी की बातों में आ रहे हो। ये औरत तो गूंगी होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है। मैं भला किससे फ़ोन पर बात करूंगी? मैं तो मोबाइल में सीरियल देख रही थी और जैसे जैसे डायलॉग उसमें आ रहे थे उन डायलॉग को कॉपी कर रही थी और उनके जैसी एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी। ये सब करने का मुझे शौक है। पूछो अपनी भाभी से क्या इन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर किसी को मुझसे बात करते हुए देखा था। मेरे देवर ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा कि आपने किसी की आवाज़ मोबाइल की तरफ से आती हुई सुनी थी या किसी को मोबाइल स्क्रीन पर देखा था। मेरा मन बिल्कुल साफ था। मैं चाहती तो अपनी देवरानी पर और भी इल्ज़ाम लगा सकती थी, मगर मैं जितना जानती थी मैंने उतना ही बताया। मैंने नाम में सर हिला दिया था। मेरी देवरानी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि मेरी सास ने अपना सर पकड़ लिया। मेरे देवर को बहुत गुस्सा आया था। वो मुझ पर जोर से चिल्लाया था। मैं डरकर अपनी सास के पीछे हो गई थी। मेरा देवर कहने लगा, अगर मीनाक्षी मोबाइल पकड़कर एक्टिंग कर रही थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी और से बातें कर रही थी। पहले बात की जांच पड़ताल निकाल लिया करो कि कौन क्या कर रहा है। बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। भाभी, आखिर आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पवित्र पत्नी पर आरोप लगाने की? अपने देवर की बातों से मैं बेहद डर गई थी। उसकी पत्नी कितनी पवित्र थी ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मगर मैंने इस बार भी गलती कर दी थी। बिना ही सबूत के मैंने अपने देवर को उसकी पत्नी की हकीकत के बारे में बता दिया था, जिस पर मेरे देवर ने मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया था। मेरी देवरानी ने आग में तेल डाला और रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि इस औरत ने बेजुबान होते हुए भी मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। सोचो, ये बोलती होती तो ना जाने क्या करती। इसने तो ये भी नहीं सोचा कि ये अब विधवा हो चुकी है, अपने देवर की कमाई खा रही है, इसलिए इस घर में खामोशी से रहती रहे। मगर नहीं, जिनकी कमाई खा रही है उसी की पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने पर आ गई है। ये सब सुनकर मेरी सास जोर जोर से रो रही थी। उसने तो मुझ पर ये इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि ये मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों करती रहती है। इसे कोई हक नहीं बनता कि मेरे कमरे में ताक झाक करने का। मेरा देवर कहने लगा कि माँ, मुझे तो लगता है कि आपको भाभी को उनके मायके पहुंचा देना चाहिए। मैं कल ही भाभी को उनके मायके छोड़कर आता हूँ, क्योंकि भाभी की अगर यही हरकतें रहीं तो हमारे घर में कभी सुख शांति भरा माहौल नहीं बन सकेगा। मेरी सास ने मेरा मजबूती से हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि नहीं, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे साथ यहीं रहेगी। मेरे देवर ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा कि कल अपना सामान तैयार करके रख लेना, कल तो मैं तुम्हारे मायके छोड़कर आऊँगा। मैं गर्दन हिलाते हुए रोने लगी थी और अपनी सास को अपनी रोती हुई नज़रों से बता रही थी कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, जबकि मेरी सास का भी यही हाल था। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरी सास जानती थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये सब करना मुझ पर बहुत भारी पड़ गया था। मैं सारी रात रोती रही थी और मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। अगर मेरा पति आज जिंदा होता तो शायद मुझे और उसकी माँ को इन सारी तकलीफ़ों से ना गुजरना पड़ता। अगले दिन मेरे देवर ने मेरी देवरानी से कह दिया था कि वो मुझसे मेरा कमरा खाली करवा ले, क्योंकि वो मुझे मेरे मायके छोड़ कर आएगा। इसलिए मीनाक्षी ने मेरे कमरे का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। मैं रो रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, मगर वो मेरा कोई भी इशारा समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उसके पैरों में गिर गई तो वो कहने लगी, और करो मेरी जासूसी। मेरी जासूसी करने की तुम्हें यही सज़ा मिलेगी। तुम्हारी असल जगह तुम्हारे घर पर ही है। तुम्हारे जाने के बाद मैं इस बुढ़िया को भी ठिकाने से लगा दूंगी, फिर इस घर में अकेली आराम से ऐश करूंगी। मेरे कमरे में छुप छुप कर मेरी हरकतों पर नज़र रख रही थी, मगर मैंने उसके पैर मजबूती से पकड़ लिए और उसे इशारे से कहा कि अब मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो उसने कहा कि अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन तुझे इस घर में छोटी सी चूहिया बनकर एक तरफ ही रहना होगा, ज़्यादा फुदकने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मुझे तेरे जाने के बाद घर के कामकाज की बहुत परेशानी होगी, चल तो फिर तू यही रह। उसने मेरे बाल मजबूती से पकड़े और कहने लगी, मगर जो गलती तूने की है, ऐसी गलती अगर दोबारा करने की कोशिश की तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी ये तू बहुत अच्छी तरह से जानती है। चल अब उठ और ये सारा सामान समेट कर रख। इस जंग में मेरी देवरानी जीत चुकी थी। अब वो हम दोनों सास बहू को ढंग का खाना भी नहीं देती थी। दोनों पति पत्नी खाना मिलकर आराम से खाते थे और हम दोनों सास बहू को उनके आगे का बचा हुआ खाना मिलता था, जो मैं खुद भी नहीं खाती थी, अपनी सास को खिला दिया करती थी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी।
इसलिए ये खाना मुझसे ज्यादा उनके लिए बेहद जरूरी था। मेरी देवरानी ने मेरे देवर से ना जाने क्या कहा था कि वो मुझे घर से निकाल नहीं पाया था, मगर ये सब देखकर मेरी सास बहुत परेशान थी। वो कहती थी कि बहू, मेरी वजह से तू इस घर में टिकी हुई है, अगर तू चाहे तो अपने मायके जा सकती है। मगर मैंने उनके हाथ पकड़ लिए थे और उन्हें अपनी रोती हुई आंखों से समझाया कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने हमेशा मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। भला मैं ऐसे मुश्किल समय में उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी। पहले तो मेरी देवरानी मुझे और मेरी सास से छुपकर ये सारे काम करती थी, लेकिन अब वो खुलेआम सब कुछ करने लगी थी, जिससे ये सब साफ साफ जाहिर हो गया था कि वो एक कैरेक्टरलेस औरत थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसे अपनी खूबसूरती के जाल में मर्दों को फंसाने की बहुत चाहत थी। वो मर्दों को फंसाकर उनसे पैसे लूटती थी, उनके साथ खुशी खुशी बातें करके उनसे अपनी तारीफ करवाती थी। ये सब करना उसे बहुत पसंद था। हम दोनों सास बहू कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम ये सब खामोशी से देखते रहते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि मर्द घर में भी आते थे और आते ही उसके कमरे में चले जाते थे। काफी देर के बाद वो लोग निकल कर जाते थे। अभी तक इस बारे में मेरे देवर को पता नहीं चला था कि उसकी पत्नी कैसी है। वो तो अपनी माँ और अपनी भाभी को ही गलत समझता था। मैं चाहकर भी उसकी सच्चाई अपने देवर के सामने नहीं ला सकती थी, क्योंकि अब मैं जानती थी कि मेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए मुझे खामोशी रहना था। उसने कहा था कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो मैं इस बुढ़िया को जान से मार दूंगी। वो मेरी सास को मारने की धमकी दिया करती थी और कहती थी कि तुझ पर इतने इल्जाम लगाऊंगी कि तुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगेगी। वो बहुत शातिर और चालाक थी, इसलिए मैं उसकी बातों को खामोशी से बर्दाश्त किया करती थी। सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी मुझे इग्नोर करना पड़ता था। मैं घर के सारे काम नौकरानियों की तरह करती थी और एक तरफ अपनी सास की भी सेवा करती थी। मेरी देवरानी बस इतना चाहती थी कि वो पूरा घर उसका हो जाए और मेरे देवर को भी उसके बारे में कभी कुछ पता न चले। वो मेरे देवर के सामने तो उसकी बनकर रहती, जबकि देवर के पीछे दूसरे मर्दों के साथ इश्क लड़ाया करती थी। मैं चाहती तो उसकी वीडियो बनाकर उसके पति को दिखा सकती थी, मगर मेरे पास तो एक मोबाइल भी नहीं था। उस समय मुझे अपने पति की याद आती थी जब वो मुझे जबरदस्ती मोबाइल दे रहे थे और उसने कहा था कि जरूरी नहीं कि ना बोलने वाला इंसान ही इसका इस्तेमाल करे, ये तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। मगर मैंने फिर भी अपने पति से इनकार कर दिया था कि मुझे मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन मेरी देवरानी ने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी देवरानी इतनी हद तक गिर सकती है कि अब की बार वो अपना निशाना मुझे बनाएगी। रात का समय था जब मैं अपने कमरे में जाग रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे छत पर कोई गया है और छत की सीढ़ियों का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं धीमे धीमे कदमों से छत पर गई। छत पर सच में कोई था, मगर कौन था ये मैं जानना चाहती थी, क्योंकि कोई छत के कोने की तरफ खड़ा हुआ था। यही देखने के लिए मैं धीमे धीमे कदमों से उधर गई और ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि छत पर मेरी देवरानी थी और उसके साथ पड़ोस का लड़का भी मौजूद था। मेरी देवरानी उसके साथ बहुत चिपक कर खड़ी हुई थी और प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। ये सब मैं अपने देवर को दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं वहां से वापस लौटने लगी ताकि नीचे आकर अपने देवर को जगा सकूं। मगर मेरे पैर से टकराकर अचानक गमला गिर गया था। मेरी देवरानी और वो लड़का समझ गए थे कि छत पर कोई है। वो लड़का घबरा गया और बराबर वाली छत से कूदकर भाग गया था, जबकि मेरी देवरानी मुझे देखकर दंग रह गई। मैंने भागने की कोशिश की तो मेरी देवरानी ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, तू आज फिर से मेरी जासूसी कर रही थी। अब तू देख, तू अब कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगी। मेरी देवरानी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे हाथों से तू नहीं बच सकती। मेरी देवरानी मुझे छत की दीवार के पास ले गई। मैं गूंगी थी, इसलिए मैं शोर नहीं मचा सकती थी, वरना इतनी रात को मेरे चीखने चिल्लाने से आसपास के सारे लोग जाग जाते। मैं बार बार गर्दन हिलाकर अपनी देवरानी से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मगर मेरी देवरानी मुझे आज जान से मारने वाली थी। उसने मुझे छत से फेंकने का प्रोग्राम बना लिया था। वो मुझे छत से नीचे की तरफ धकेलने जा रही थी। वो मुझे जबरदस्ती धक्का देने की कोशिश कर रही थी, मगर अंधेरे में अचानक मुझ पर जोर देने की वजह से वो मुझे धक्का न दे सकी, बल्कि खुद ही छत से नीचे गिर गई थी और वो गिरकर सीधा घर के बाहर गई और ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी थी,
मगर वो मुझे गिराकर या तो लाचार कर देना चाहती थी या फिर इस दुनिया से भेज देना चाहती थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो खुद इस दुनिया से जाने वाली है। उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर चुका था। हैरानी वाली बात तो ये थी कि सिर्फ थोड़ी सी ही ऊंचाई से गिरकर उसकी मौत कैसे हो गई। आखिरकार भगवान को मुझे उससे बचाना था। मेरी देवरानी गिरी तब उसकी चीख नहीं निकली थी। मैं तो वापस अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब थोड़ा थोड़ा दिन निकलते ही मेरी देवरानी की मौत का सबको पता चला तो चारों तरफ हड़कंप मच गया था। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई। पुलिस भी आ गई थी। मेरी देवरानी की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि मेरी देवरानी की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई। उस रात जब मैं छत पर गई थी वो लड़का भी मौके पर भाग गया था, इसलिए उसके भागने के बाद हम दोनों के बीच क्या हुआ था ये तो वो भी नहीं जानता था। उसे डर लगा था कि कहीं छत पर प्रतीक तो नहीं आ गया। वो मेरे देवर के हाथों पकड़ा जाता, इसलिए वो वहां से भाग गया था। और मेरी देवरानी की मौत किस तरह से हुई ये सब लोगों के लिए एक राज बनकर रह गया। मगर मेरी देवरानी की हकीकत भी उसके मरने के बाद मेरे देवर के सामने आ चुकी थी। जब मोहल्ले के लोगों ने मेरे देवर को बताया था कि तुम्हारी पत्नी अच्छी औरत नहीं थी, उसका मोहल्ले के ही कई लड़कों के साथ अफेयर था, वो फोन पर बातें भी करती थी और उन्हें मिलने के लिए घर में भी बुलाया करती थी, क्या तुम्हें तुम्हारे घर के बाकी लोगों ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया? जब मेरे देवर ने इस बारे में मेरी सास को बताया तो मेरी सास ने मेरे देवर से कहा था कि तुम्हारी पत्नी के बारे में बताने की तो साधना ने कई बार कोशिश की, मगर तुमने उसकी बात पर यकीन ना करके अपनी पत्नी की बातों पर यकीन किया था। उस दिन के बाद से ही कभी मेरे देवर को अपनी पत्नी की मौत पर अफसोस नहीं हुआ और फिर उसने धीरे धीरे अपनी पत्नी का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया और वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, न जाने वो किस किस के कांटेक्ट में होगी। मेरी देवरानी के मरने के बाद मेरे देवर के हाथ उसका मोबाइल भी आ गया था। जब उसने ढेर सारे लड़कों के नंबर देखे थे जिनसे वो फोन पर बातें किया करती थी। मेरा देवर जो पहले अपनी माँ और भाभी को बुरा समझता था, अब वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होने लगा था और उसने हम दोनों से अपने किए की माफी मांगी थी। उसने उस दिन के बाद कभी मुझे उस घर से जाने नहीं दिया और अब वो अपनी माँ का भी बहुत ख्याल रखता है और मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझता है। मगर मेरे देवर ने दोबारा किसी से शादी नहीं की और आज वो अपनी गलती पर बहुत पछताते हैं। कभी कभी उन लोगों की बातों पर भी यकीन कर लेना चाहिए जो जुबान से नहीं बोलते, जो आपको सच बताने की कोशिश करते हैं मगर आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि आप हर बात को एक नजरिए से देखते हैं। बात का दूसरा पहलू भी समझ लेना चाहिए। शायद बेजुबान इंसान आपसे कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हो जिसमें आपका ही फायदा हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।